दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के इस भाग में। रवि दादी को गोद में उठाकर उनके कमरे में ले जाता है। डॉक्टर दादी को चेक करते हैं। डॉक्टर, देखे घबराने वाली कोई बात नहीं है, इनका बीपी ज्यादा हो गया था। इनके खाने पीने का ध्यान रखें। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। रवि अपनी दादी का हाथ पकड़े बैठा था। उषा जी रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, बेटा दादी अब ठीक है, जाओ तुम तैयार हो जाओ। अभी तक बेहद गुस्से में था, अब यह सुनते ही उसका गुस्सा फट जाता है और ऊंची आवाज में, अगर आप लोग इनका ध्यान नहीं रख सकते हैं तो मुझे बता दे। मैं रवि जो गुस्से में उषा जी से बात कर रहा था, पर उसकी निगाहें किरण की तरफ होती हैं। किरण चुपचाप सहमी पलंग के पास ही खड़ी हुई थी, उसकी बात को समझ रही थी। यह कहकर रवि जल्दी से उठकर कमरे के बाहर चला जाता है। रवि के इस तरीके से उषा जी को बहुत बुरा लगता है और वह बोलती है, देखा आपने कैसे बात कर रहा है। ओम जी उषा जी को कंधों से पकड़ते हुए आंख के इशारे से बोलते हैं, देखता हूँ मैं। रूपा और विनय ने रवि के इस तरह गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। किरण और रूपा तो जैसे सहम सी गई थी, क्योंकि रूपा और विनय ने कभी रवि को इस तरह नहीं देखा था। रवि हमेशा एंग्री मैन के रूप में रहता था और कम बोलता था, पर किरण के सामने आते ही जैसे उसकी टोरियां चढ़ जाती। रवि का कमरा। रवि अपने पलंग पर सर झुकाए बैठा हुआ था। ओम जी उसके कमरे में आते हैं और उसके पास बैठते हुए बोलते हैं, बेटा क्या बात है, कोई परेशानी है? रवि ओम जी की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। ओम जी की बार बार बात करने पर भी रवि कोई जवाब नहीं देता। तब ओम जी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बस 4 महीने और निकाल लो। ओम जी की बात सुनकर रवि अचानक उनकी तरफ देखता है। रवि, क्या मतलब आपका? ओम जी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोलते हैं, मुझे पता है बेटा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो। 4 महीने और निकल जाएंगे तो डिवोर्स लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कम से कम 6 महीने तक। ओम जी यह कहकर ही चुप हो जाते हैं। कमरे से बाहर आ जाते हैं। कमरे के बाहर आकर वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं। ओम जी की बात सुनकर रवि तो जैसे मूर्ति ही बन जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आता कि ओम जी उससे क्या कह कर चले गए, और फटी फटी आंखों से दरवाजे की तरफ ही देखता रहता है। किरण से अलग होने की बात सुनकर जैसे उसके मन में कुछ चुभन सी होती है। नहीं समझ आ रहा था कि उसके मन में दर्द क्यों हो रहा है। कुछ देर तक इसी उधेड़-बुन में लगे होने के बाद वह दादी के कमरे में आता है। दादी जो मुस्कुराकर सबसे बातें कर रही होती हैं। रवि भी धीरे से दादी के पास आकर बैठ जाता है। रवि, आपने तो मुझे डरा ही दिया था दादी। दादी प्यार से रवि के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ था मुझे। विनय जो पलंग के पास खड़ा हुआ था बोलता है, हाँ बिल्कुल, वह तो आप जरा यूं ही बेहोश होने का। तभी उषा जी विनय के सर पर एक थप्पड़ मारती है। उषा जी, चुप कर, और रवि की ओर देखते हुए कमरे से बाहर चली जाती हैं। विनय धीरे से दादी के पास आकर बोलता है, आपको नहीं पता, अभी हमारे घर में। विनय यह बात बोलते हुए रवि की तरफ देखता है। रवि जो उसे खा जाने वाले निगाहों से देख रहा था, आए और चोर नजरों से किरण की तरफ। किरण बिना उसकी तरह ध्यान दिए कमरे से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद कमरे में आती है। किरण, दादी जूस पी लीजिए। दादी किरण की तरफ देखते हुए जूस लेते हुए बोलती है, क्या बात है बिटिया, क्यों मुंह लटका हुआ है तुम्हारा? किरण फीकी सी हंसी ही हंसते हुए बोली, कुछ नहीं दादी। दादी प्यार से किरण को अपने पास बिठा लेती है और उसके सर पर हाथ फेरती हैं।
ये ही करते ही किरण दादी की गोद में सर रखकर रोने लगती है। जो अब तक आंसू रुके हुए थे दादी के इस तरह पूछने से अब बाहर आगे वह रोते रोते बोलती है, सॉरी दादी सॉरी। आपकी इस हालत की वजह मैं हूँ। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। पहले पापा फिर। यह कहते हुए किरण चुप हो जाती है। दादी, नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ही कुछ लालची हो गई हूँ आजकल। किरण का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, तुम इतने मजे के खाना बनाती हो कि मैं ही कुछ लापरवाह हो गई हूँ। किरण की मोटी मोटी आंखों में आंसू भरे हुए थे। रवि जो दरवाजे की ओट से दोनों की बातें सुन रहा था। रवि को भी अब कुछ बुरा सा लगता है, फिर वह एक नॉर्मल होकर कमरे के अंदर आ जाता है। रवि के कमरे में आते ही किरण अपने आंसू छुपा के कमरे से बाहर चली जाती है, जिसे रवि देख लेता है पर कुछ कहता नहीं है। रवि दादी के कंधे पर सर रखते हुए बोलता है, अब आपको कैसा लग रहा है? दादी, मैं अब ठीक हूँ। चीकू, क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगे? रवि जो मुंह बनाते हुए बोलता है, दादी, कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे चीकू मत बुलाया करो। दादी रवि का गाल खींचते हुए बोली, ठीक है बेटा, नवाब साहब तो कह सकती हूँ। यह कहते ही दोनों हंसने लगते हैं। तभी किरण कमरे में आती है और बोलती है, चलिए दादी, अब आप आराम कर ले। दादी लेटते हुए, ठीक है बिटिया। रवि भी उनके पास बैठे अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। दिन भर किरण दादी की सेवा में और घर के काम के साथ पढ़ाई में सारा दिन निकाल देती है। रात को खाना खाने के बाद जब रवि अपने कमरे में होता है, किरण जब अपने कमरे में आती है रवि उसे को देखता है और उसके पास आता है और बोलता है, सॉरी मुझे। तभी किरण उसके साइड से निकलने लगती है। यह देखकर रवि किरण का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर किरण कुछ घबरा जाती है और रवि की तरफ देखती है। रवि उसको देखकर हाथ छोड़ देता है। किरण चुपचाप बाथरूम में जाकर शावर लेने चली जाती है। किरण का यह रिएक्शन रवि को कुछ समझ नहीं आता और वह दरवाजे की तरफ ही देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद किरण बाथरूम से बाहर आती है और एक तकिया और चादर लेकर कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी रवि उसके सामने आ जाता है और कुछ बोलने लगता है। तभी किरण चुपचाप बिना उसकी तरफ देखे साइड से निकला कर कमरे के बाहर चली जाती है। किरण का इस तरह रिएक्ट करना रवि को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रवि को भी बुरा लगता है और वह चुपचाप अपने पलंग पर सर झुकाए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रवि के कमरे के दरवाजे पर आहट होती है। वह उठकर दरवाजा खोलता है तो बाहर विनय खड़ा होता है। विनय कमरे में आता हुआ इधर-उधर देखते हुए रवि से पूछता है, किरण कहाँ है? रवि सर झुकाए ना में सर हिला देता है, मुझे नहीं पता। विनय धीरे से रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, भाई। विनय के भाई बोलते ही रवि विनय की तरफ चौंक कर देखता है, क्योंकि विनय रवि को भाई तभी बोलता था जब कोई वह सीरियस बात करता था। विनय, भाई, किरण बहुत नाजुक दिल की लड़की है। वह छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है। पर आज आपने। यह कहते ही विनय चुप हो जाता है। भाई, वैसे तो मैं छोटा हूं पर आप समझदार हो। जरा मेरी बातों पर विचार करना। विनय यह कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। रवि जो विनय की बात को सुनते हुए दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए और कुछ सोचते हुए वह किरण को ढूंढता हुआ नीचे की ओर आ जाता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है। ओम जी के कमरे में जाता है। तो यह था भीगी पलकों का भाग 6। आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो जल्द ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।